रोटी के संघर्ष ने हृदय की संवेदनाओं को इतना बिलोया कि मन सागर के मंथन से कहानियां बह निकली। चित्कार करती कहानियां, आघात और प्रतिघात की कहानियां, दुष्चक्र और विडंबना की कहानियां, आवेश और प्रतिशोध की कहानियां, बिछोह और विरह की कहानियां, स्पर्धा और डाह की कहानियां और राजनीति के षड्यंत्रों, अय्यारियों और अय्याशियों की कहानियां। चलिए आज मैं अपनी ही ज़बान में अपनी ही एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहानी का नाम है मोगरे के फूल। किसी सिनेमाई प्रेमी प्रेमिका की तरह दरियाए लिद्दर को पार करके हम दोनों देवदार के घने जंगलों में पहुंच गए हैं। एक छोटी सी जलधारा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहाती, पत्थरों से अटखेलियां करती हुई अपनी बड़ी बहन लिद्दर में विलीन हो जाने को बेताब देवदार और चीड़ आच्छादित ढलानों से नीचे को दौड़ी चली जा रही है। ऐसी भी क्या जल्दी है प्यारी सी श्वेत दुग्धधारा, स्वयं को दरिया में आत्मसात करके क्यों अपना अस्तित्व विलीन करने को उतारू हो तुम। यही मेरी नियति है। मिलन मिलन और मिलन, मेरा दरियाए लिद्दर में मिलन, दरिया का झेलम में मिलन और झेलम का सबको जोड़ते हुए अपने गंतव्य महासागर में मिलन। मिलन और समर्पण ही जीवन का सत्य भी है और अतुल्य आनंद भी। मानो गदरे की उत्तुंग लहरें मेरे कान में कुछ कह रही थी। इस जलधारा को पार करें मृदुल, बड़ा मजा आएगा। देखो मौसम भी कितना सुहाना है ना। ना बाबा, देख नहीं रहे पानी कितना ठंडा है। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पानी में तैर रहे हैं। अरे आओ ना, देखो वह जो बड़ा सा पत्थर है ना, उस पर पांव रखकर आगे कूद जाएंगे। आओ थोड़ा देर और गहरे जंगल में डूब जाएं, मधुबन के अंधेरे उजाले में डूब जाएं, जीवन के सारे विषाद और विसंगतियों को दूर करके। उसके बाद तो महानगर की गर्मी, प्रदूषण। देखो पहले मैं उस पार जाता हूँ। और मैंने उस बड़े से पत्थर पर पांव रखकर दूसरी तरफ कूदने का प्रयास किया कि पांव लड़खड़ा गए और छपाक से मेरा पांव गदरे के ठंडे पानी में जा टिका। ऐसा लगा मानो ठंडी सुइयां पांव में छुपा दी हों। जूते में पानी भर गया था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। इस पहाड़ी निर्झर झरने जैसी खूबसूरत, श्वेत, पवित्र, खिलखिलाती हंसी। कभी कभी मैं अपने भाग्य पर इतरा उठता हूँ कि ऐसी रूपसी, निष्ठावान और जिंदगी का एक नजरिया रखने वाली विदुषी कहाँ लिखी थी मुझ अव्यवस्थित जीवन जीने वाले कलम घसीटू के भाग्य में। वापस आ जाओ, चलो वापस चलते हैं। यहाँ मुझे डर सा लग रहा है। देखो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। ठंड भी बढ़ती जा रही है। कोई बदमाश, लुटेरा, जंगली जानवर। अरे तुम बेकार डर रही हो मृदुल। ये कश्मीर है। यहाँ के लोग बड़े भोले और मेहमान नवाज होते हैं। आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, थोड़ा और ऊपर चलेंगे। देखो यहाँ से नीचे सड़क पर दौड़ते वाहनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आओ इतना ऊपर चलें कि वहाँ से कोई शोर, कोई आवाज़, कोई वाहनों के हॉर्न कुछ भी सुनाई ना दे। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने पानी में डूबते उतरते प्रस्तर खंड पर पांव जमाते हुए
हाथ आगे बढ़ाया तो वो डरती कांपती सी गदरे के इस ओर कूद पड़ी। मैंने उसे बाहों में भर लिया था। क्या कर रहे हो? देखो, दूर पहाड़ के ढलान पर कई घर बने हैं, कोई हमें देख लेगा ना। लज्जा से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। तभी अचानक बर्फ के छोटे छोटे फाहे आसमान से गिरने लगे। प्रकृति मानो एक अनोखा उत्सव मनाकर आसमान से मोगरे के फूल बरसाकर अपनी गोद में हमारा स्वागत कर रही थी। थोड़ी दूर तक का भी दिखना बंद हो गया था। चिनार और चीड़ की पत्तियों पर मखमली रुई सी इकट्ठी होने लगी थी। किसी ढाल से कोई पक्षी फड़फड़ा कर उड़ जाता तो हिमकण तेजी से जमीन पर बरसने लगते। मैं तो वन देवी के अलौकिक सौंदर्य के सम्मोहन में डूब डूब जाना चाहता था। ठंडी हवा की शीतलता गर्म कपड़ों को चीरती हुई पसलियों को छूने लगी थी। जंगल की नीरवता और प्रकृति का रहस्यमयी सा मौन हृदय में एक सिहरन से उत्पन्न कर रहा था। सुनो, मुझे ठंड सी लग रही है, उसने कांपते हुए कहा। हाँ मृदुल, ठंड बढ़ तो गई है, चलो वापस चलते हैं। देखो, चश्मे का पानी भी एकदम घट गया है। शायद ठंड बढ़ने से ऊपर बर्फ पिघलनी बंद हो गई है। लगता है थोड़ी देर बाद ये चश्मा भी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। मुझे घबराहट सी हो रही है प्रखर, मेरी सांस घुट रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है मृदुल, कितने आनंद के पल हैं, इन्हें अपने पलकों में समेट लेते हैं जिंदगी भर के लिए। ये दौर क्या दोबारा आएगा कभी? मैं ठीक नहीं हूँ प्रखर, सांस खींचकर आ रही है, लगता है गिर पड़ूंगी, उसने लड़खड़ाते हुए कहा था। मैंने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। अचानक उसकी घबराहट और शिथिलता देखकर मैं डर सा गया था और सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी एक आदमी अपना टट्टू लिए पतली सी पगडंडी से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे आवाज़ दी तो भागा हुआ नज़दीक आया। मेम साहब को सर्दी लग गई है बाबू, यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगती। अरे मेम साहब तो कांप रही हैं, लो हमारा कंबल ओढ़ा दो। सुनो, तुम इन्हें अपने खच्चर पर नीचे होटल तक छोड़ दोगे क्या? देखो, ये बहुत बीमार दिखाई दे रही हैं। अभी घर जाने का टाइम था बाबू, पर आप मेहमान हैं, मेहमान बीमार है इसलिए मना नहीं करेगा। और हम दोनों ने मिलकर मृदुला को टट्टू पर बिठा दिया और टट्टू वाले का कंबल उसके चारों तरफ लपेट दिया था। उस दिन पहली बार पता चला कि मात्र कुछ माह पहले मेरी जिंदगी में आई मेरी पत्नी मृदुला को एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बीमारी है। सो गए क्या? देखो, बोतल में फ्लूइड ख़त्म सा हो गया है, इसका वाल्व बंद करना होगा वरना पाइप में ब्लड आ जाएगा। ओह, 45 साल पुराने सपने में डूब गया था मृदुल। तुम्हें याद है ना जब हम पहलगाम गए थे और तुम्हें ठंड लगने लगी थी? कितना मज़ा आया था उस टूर में। मृदुल ने पपड़ी जमे सफ़ेद होठों पर दर्द भरी मुस्कान की एक हल्की सी रेखा दिखाई दी और विलुप्त हो गई। उम्र गुजर गई मृदु, कश्मीर भी अब उस जमाने जैसा कहाँ रहा है जब हम कश्मीर गए थे। अब तो नाम सुनकर भी डर सा लगने लगता है। इंसानी मोहब्बत वाला कश्मीर अब AK-47 वाला कश्मीर बन गया है। चिनार और देवदार की महक की जगह बारूद की गंध आती है, मैंने उदास शब्दों में कहा। उस दिन भी तुम्हारा आनंद मेरी बीमारी के कारण अधूरा सा रह गया था। अरे यार, इसी का नाम तो ज़िंदगी है, कभी दुख है कभी सुख है। मेरे जीवन में तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है मृदुल। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को बुला दूं क्या? 12 बज रहे हैं।
अस्पताल के इस बियाबान में समय का पता ही नहीं चलता मृदुल। समय समय अब कहाँ रहा प्रखर। अरे मन कमजोर मत करो ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बुलवा लेते हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ा कर देख लेंगे। अब तो मैं भी ये सब सीख गया हूँ। मैंने भारी मन से किंतु नकली हंसी हंसते हुए कहा, नहीं अब और नहीं, पास आओ ना। तुम्हारे पास ही तो हो मृदुल, तुम सोने की कोशिश करो ना। आज नर्स ने नींद की दवा नहीं दी है क्या? पता नहीं दी होगी, या शायद अब किसी दवा का कोई असर नहीं होता। जिंदगी बीत गई इन गोलियों को निगलते निगलते, कंटीली सुइयों से देह बिंधवाते बिंधवाते। अब बस करने का मन होता है। बावली हो गई हो क्या? मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? तुम ठीक नहीं लग रही हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और मैं स्टूल पर रखे इंटरकॉम पर नंबर डायल करने लगा। मृदुल ने कांपते हाथों से फ़ोन के बटन पर उंगली रख दी और फ़ोन बंद कर दिया। क्या कर रही हो मृदुल? तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर को बुलाने तो दो। बस अब और नहीं। मुझसे बहुत प्यार करते हो ना प्रखर। अब मुझे इस कष्ट से मुक्त हो जाने दो। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरी सांस घुटती जा रही है। मरने का समय, अब मुझे जाने दो प्रखर, उसने कंपित कमजोर आवाज में कहा। ऐसा मत कहो ऐसा मृदुल। तुम जानती हो ना कि जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आई थी, जिंदगी अरावली पर्वत सी कठोर और मरुथल सी हृदयहीन थी। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन वसंत हो गया है, बहार हो गया है। सुनो, पास आओ, मेरा सर अपनी गोद में रख लो, मेरे बालों में उंगलियां फिराओ। मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास करने दो, बहुत पास। ये अस्पताल है मृदुल, अभी नर्स आने वाली होगी, क्या कहेगी इस उम्र में हम इतने नज़दीक। कहने दो, कुछ भी कहने दो, प्लीज़ मेरे पास आओ ना, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। देखो तुम्हें ऑक्सीजन लगी है, हाथ में फ्लूइड नीडल जरा सी भी हिल गई तो। मेरे पास आओ प्रखर, इतने पास कि मैं हॉस्पिटल की बेड पर मृदुल का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और उसकी बालों में उंगलियां घुमाने लगा। मृदुल ने स्नेह सिक्त शब्दों में अपनी बात कही और अधमुदी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। मुझसे बहुत प्यार करते हो प्रखुर। पिछले 30 साल में जब भी मेरे श्वास रंध्रों को व्याधि की विभीषिका अपने क्रूर पंजों में दबोचकर भींचने लगती, तब तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे सीने से अधिक दर्द तुम्हारी आंखों में है। क्या दे पाई मैं तुम्हें जीवन में? एक रुग्ण शरीर, बार बार अस्पतालों की बेंच पर तुम्हारी करवट बदलती रातें। छोड़ो ना मृदुल, सोने की कोशिश करो। महात्मा बुद्ध से जब किसी ने पूछा, भंते जीवन का मतलब क्या है, जीवन सुख है या दुख है, तो पता है महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जीवन सिर्फ दुख है। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, ये तो सब
कभी ना कभी किसी न किसी के साथ लगा ही रहता है। इस दुनिया में आया हुआ हर इंसान इन सब विसंगतियों से गुजरता ही है। मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। मैंने सोचा वो सो गई है। मैंने धीरे से मृदुल के माथे पर हाथ रखा। उसकी उनींदी सी, थकी, उदास सी और डूबती सी पलकों खोलकर उसने अपनी उनींदी सी, थकी सी, उदास सी और डूबती सी पलकें खोलकर मेरे चेहरे की ओर एक बार गौर से देखा। कुछ पल शांत रहकर अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखती रही। न जाने क्या था उन निगाहों में। वेदना थी, अनुराग था, जीने की अभिलाषा थी या अंतिम विदाई थी। फिर मृदुल ने बुझती सी आवाज में कहा, सुनो, मेरे जाने के बाद तुम अपने बेटे के पास अमेरिका चले जाना। मेरे हमारे घरौंदे को बेच डालना और हमारी बिटिया को फ़ोन करते रहना। अमेरिका जाकर बिटिया को भूल मत जाना। बोलते बोलते उसकी सांसें फूल रही थी। बेकार की बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर साथ चलेंगे अमेरिका, बेटे के पास। तुम अपने पोते को खूब खिलाना। नियाग्रा फॉल दिखाऊंगा मैं तुम्हें। और सुनो, अभी हमें रामेश्वर जाना है। चारों धाम की यात्रा अभी पूर्ण कहाँ हुई है हमारी। खूब घूमेंगे, पूरा दक्षिण भारत घूमेंगे, मदुरई, तिरुपति। और प्रत्युत्तर न मिलने पर मैं बोलते बोलते रुक गया और एक भयावह आशंका के साथ उसका चेहरा देखने लगा। मेरा भाल चिंता की लकीरों से भर गया। मृदुल की अधकुली सी आंखें अब भी मेरे चेहरे की ओर देखती हुई स्थिर हो गई थीं। क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने मेरा हाथ दोनों हथौलियों के बीच पकड़ते हुए डूबते से स्वर में कहा, मुझसे एक वादा करो प्रखर, अब इस बार मुझे रोकोगे नहीं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब बस मुझे जाने दो। उसके होठ अस्फुट से शब्द बुदबुदाए और शांत हो गए। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो उस आखिरी सांस को फेफड़े में भरने के लिए पूरी जिजीविषा समर्पित कर दी हो। उसके बाद, शायद उसके बाद, वो सांस लौटकर कभी नहीं आई। हिम्मत हिम्मत रखो मृदुल, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ऊपर नीचे उछलती नाचती रेखाओं वाले हार्ट बीट मॉनिटर को देखा। मॉनिटर की वक्र रेखा सीधी हो गई थी और बीप का हल्का सा स्वर सुनाई देने लगा था। मृदुल के चेहरे पर किसी समाधिस्थ संत जैसी असीम शांति और मानो एक तृप्ति नजर आ रही थी। धीरे से मैं अपनी गोद से उसका सर एक और रख कर उठ खड़ा हुआ और नर्स को बुलाने के लिए घंटी बजाई। फिर रूम का दरवाज़ा खोलकर जोर जोर से नर्स को आवाज़ देने लगा। नर्स ने एक बार नब्ज पर हाथ रखा, ऑक्सीजन मास्क हटाकर नाक के आगे उंगली लगाई और खुली पलकों पर हाथ रखकर उन्हें नीचे झुका दिया। कुछ परेशान सी होकर बोली, डॉक्टर को बुलाना होगा। क्या कहानी खत्म हो गई सिस्टर? मैंने कहा। मे बी, बट आई कैन नॉट डिक्लेयर। डॉक्टर इज कमिंग। और नर्स चली गई। मैंने मृदुल का चेहरा अपने दोनों हाथों से ढककर कहा, जाओ प्रिय,
अपनी अनंत यात्रा पर जाओ। बहुत सह लिया तुमने नुकीली सुइयों का दंश, ऑपरेशन थिएटर के भूतों के नश्तर, नसों में रक्त से अधिक बहती दवाओं का कसैला एहसास, सांसों की घुटन, फेफड़ों को चीर डालने को आतुर, दम घोटने वाली खांसी और न जाने क्या क्या। जाओ मृदुल, सारे कष्टों से दूर चली जाओ प्रिय, चली जाओ अपनी अंतिम यात्रा पर। तुम्हारी मधुर यादों के सहारे जिंदगी के बचे हुए पल काटकर वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें एक बार फिर, बादलों के उस पार दूसरी दुनिया में, जहां कोई दर्द नहीं होगा, कोई व्याधि नहीं होगी, न कोई कामना होगी, न वासना, न स्पर्धा होगी, न अभिलाषा। और मिलना तुम मुझे अंजलि में मोगरे के फूल लेकर उस दूसरे जहां में, जब मैं पहुंचूंगा वहां जहां प्रेम होगा, बस प्रेम होगा और प्रेम होगा। करोगी ना मेरी प्रतीक्षा? और मैं फूट फूट कर रोने लगा। आंखों से जार जार आंसू बहकर मृदुल के चेहरे पर गिर रहे थे। फिर मैंने कांपते हाथों से जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को साफ किया। अस्पताल की बेड से उठकर कुर्सी पर पीठ लगाकर बैठ गया। कुछ पल शांत रहकर अमेरिका में अपने बेटे को फ़ोन मिलाया। तुम्हारी माँ अब नहीं रही, अब है। आज उसे गुजरे हुए बरसों गुजर गए, किंतु आज भी कभी कभी एहसास होता है कि उसकी यादों में मोगरे के फूलों की सुरभि मेरे जीवन को सुगंधित सुवासित कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार।